हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने समझा था कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में बात किया था। जैसे कि हम लोग ने समझा था कि आपतन कोण क्या होता है, प्रवर्तन क्या कोण क्या होता है, और हम लोगों ने समझा था कि है ना, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में समझा था। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ समतल दर्पण के बारे में समझेंगे, यानी कि दर्पण के बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक में ही हम लोग को पढ़ना है। तो समझते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए बच्चों, सबसे पहले देखिए कि हम लोग को यह पढ़ना है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। मतलब मैं आपको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी वस्तु को, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं कि एक समतल दर्पण है, उसके सामने किसी वस्तु को रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके लिए मैं कुछ कुछ इस तरह से एक समतल दर्पण बना लेता हूं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक समतल दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण हो गया। अब एक मैं मान लेता हूं कि पॉइंट साइज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है जो बिंदु के आकार का है, तो मैं ये मान लेता हूं कि बिंदु के आकार का है। जैसे मैं मान लिया कि मच्छर हो सकता है ना, फ्लाई मक्खी हो सकता है, उसके बारे में मैं बात कर लूं तो एक वस्तु है, इसे मैं ओ से लिख देता हूं, बिंदु के आकार का वस्तु है। तो कैसे होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, एक ऐसा किरण लेता हूं जो कि समांतर किरण होंगे, ठीक है, यानी कि लंबवत पड़ा हुआ है। ये किरण जो देख रहे हैं ये समतल दर्पण पर लंबवत है। तो मैं कल बताया था कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी अगर आपतित किरण दर्पण पर अगर लंबवत पड़ती है तो उसी रास्ते से होकर वो किरण वापस लौट जाता है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस रास्ते से किरण आया उसी रास्ते से होकर के फिर से वापस लौट जाएगा, क्योंकि कल मैं बताया था। अब देखिए, एक और मैं किरण लेता हूं जो इस वस्तु पर कुछ इस तरह से पड़ने वाला है। ये एक दूसरी किरण हो गई, इस वस्तु पर पड़ा हुआ है बच्चों, वस्तु पर गया, वस्तु पर ये पड़ी वस्तु है ना, वस्तु से ये दो तरह का मैंने किरण लिया। एक ऐसा किरण लिया जो है ना समतल दर्पण पर लंबवत है, और एक ऐसा किरण लिया जो कि इस तरह से है, कुछ कोण पर झुका हुआ था। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लंब बना देता हूँ, एक लंब हो गया, और प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, यानी कि परावर्तित किरण ये हो जाएगा, ये आई देख रहे हैं, और ये हो गया आपका आर। और हम लोग जानते हैं कि आई बराबर आर होता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। अब देखो बच्चों, ये परावर्तित किरण इधर की ओर जा रहा है, दूसरा परावर्तित किरण इधर की ओर जा रहा है। मैंने बताया था कि है ना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिसमें परावर्तित किरणें सच में मिलता है, और एक ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिसमें परावर्तित किरणें मिलती नहीं है, बल्कि ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से टकरा कर आ रही है। जैसे देखिए, ये बिंदु, ये दोनों परावर्तित किरणें कभी भी आगे नहीं मिलेगा। तब क्या करना होगा कि दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये मैं पीछे की ओर इसे बढ़ा देता हूँ, इसी तरह से इसे भी मैं पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, ये दोनों इस बिंदु पर मिलता है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती है, वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि अगर देखा जा सकता है तो ये वस्तु हो गया, और इस वस्तु का यहां पर प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है बच्चों, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया और ये वस्तु हो गया। मतलब यह कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, यानी कि ये वस्तु वो है और उसका प्रतिबिंब ओ डैश है। अब देखा जाए बच्चों कि ये देखिए, मैं माना था कि एक बिंदु के आकार का वस्तु है। किस आकार का वस्तु है? बिंदु के आकार का वस्तु है। लेकिन हम लोग डेली ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होते हैं, और ड्रेसिंग टेबल के सामने सजने धजने के लिए है ना खड़ा होते हैं, तो हम लोग का भी प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। तो कैसे प्रतिबिंब बनता है सर? तो ये
जिस तरह से ये बिंदु एक बिंदु का प्रतिबिंब बना, इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बिंदु का कलेक्शन होगा, यानी कि हर एक बिंदु का प्रतिबिंब इस पर इस तरह से बनना चालू होगा। अब बनते बनते क्या होगा कि एक वस्तु, जो भी बड़ा सा एक वस्तु होगा, उस वस्तु का इधर प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी तरह से बड़े बड़े वस्तु का भी प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब जब बड़े वस्तु किसी भी है ना समतल दर्पण के सामने रखा हुआ होगा, तो समतल दर्पण यह समझ लेता है कि वस्तु जो है वो बहुत सारे बिंदु का समूह है, और सारे बिंदु का इसी तरह से प्रतिबिंब बनना चालू होता है। मतलब यहाँ पर कोई इंसान होगा तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब इंसान ही बन जाएगा। इस तरह से बनता है बच्चों। अब देखिए इसके गुण के बारे में पढ़ा जाए कि किस तरह से क्या गुण होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके गुण के बारे में, तो सबसे पहला गुण क्या होता है बच्चों कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे देखिएगा इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये परावर्तन सतह है, और ये देख रहे हैं ये रंगा हुआ भाग है। ये जो देख रहे हो आप, ये रंगा हुआ भाग है। अब देखिएगा तो प्रतिबिंब किधर बना है, वस्तु इधर उसका उल्टा तरफ बना हुआ है, यानी कि रंगे हुए भाग के तरफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए यानी कि पॉइंट नंबर 1 बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे मतलब कि रंगे हुए भाग में ही बनता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होते हैं। मतलब इस देखिए इस डायग्राम में अगर देखा जा सकता है कि एक वस्तु है, मैं मान लेता हूं कि ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बना, ये इसका प्रतिबिंब बना, तो देखिए क्या मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, ये दोनों का आकार जो है वो समान होगा। जितना मोटा चौड़ा ये रहेगा उतना ही मोटा चौड़ा ये भी होगा, ये कहने का मतलब हो गया। और देखिए प्रतिबिंब सीधा होता है। देखिए प्रतिबिंब सीधा होता है मतलब ये कहने का मतलब यह बच्चों कि इस प्रतिबिंब को अगर आप देखिएगा तो ये मूड़ी नीचे है ना, ये कहने का मतलब सर नीचे की ओर नहीं है, बल्कि सर इसका भी ऊपर की ओर है, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि लेफ्ट वाला राइट में बनता है और राइट वाला लेफ्ट में बनता है। अगला देखा जाए, प्रतिबिंब आभासी होता है, और मैंने आपको बताया था कि जब परावर्तित किरणें सच में नहीं मिलते हैं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मिलने वाले हैं, या तो किसी बिंदु से परावर्तित होकर आ रहा है, तो वहां पे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होती है। मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होगी। ये वस्तु दूरी हो गई, यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं वस्तु दूरी है, और यहां से यहां तक जो देख रहे हैं वो प्रतिबिंब दूरी है, और ये दोनों दूरी समान होता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि आप समतल दर्पण के जस्ट सामने खड़े हो, जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपका प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा कि वो भी आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होता है। इसीलिए चलिए ये था समतल दर्पण द्वारा बनना है ना प्रतिबिंब जो बनता है उसकी कुछ विशेषताएं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या बताया कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों समान होते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या बताया कि प्रतिबिंब सीधा होता है। पॉइंट नंबर 4 हमने क्या बताया कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में बनेगा और राइट वाला लेफ्ट में बनता है, और प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरी बात है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होती है, मतलब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों समान होता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा समतल दर्पण के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं गोलीय दर्पण। तो सर गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है? देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण को समझने के लिए मैं एक सबसे पहले गोला बना लेता हूं। तो ये देखिए एक गोला है, एक ग्लास का गोला बना हुआ है। तो कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों कि ये एक खोखला गोला है, ये जो आप देख रहे हैं एक खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है बच्चों, ठीक है ना। खोखला गोला हो गया ग्लास का, है ना, ग्लास का एक खोखला गोला हो गया, ठीक है, शीशा का एक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस खोखले गोले का किसी भी एक भाग को काट लिया। जैसे देखिए मैं यहां से इस भाग को काट लेता हूं, या तो फिर इधर से भी काटा जा सकता है, आपकी मर्जी, किसी भी एक तरह से भाग को काट लिया जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि इस भाग को काट लिया। अब काट लोगे बच्चों तो ये जो बाहर में जो निकलेगा
इसका आकार अगर देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है। अब देखिए, ये गोलीय दर्पण के किसी भी एक छोटे से भाग के हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करके हमने क्या किया, इसे बाहर कर लिया। और ये जो आप देख रहे हैं एक ग्लास है, सिंपली ग्लास है। अब आप क्या किया जा सकता है कि इसे दो प्रकार से रंगा जा सकता है। एक बच्चे ने क्या किया कि इसे अंदर से रंग दिया, क्योंकि मैं बताया था कि सिल्वर का एक कोटिंग चढ़ाया जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि एक सिल्वर का कोटिंग अंदर से कर दिया। और एक और बच्चा था, उसने क्या किया कि सेम इसी भाग को बाहर से कोटिंग कर दिया। क्या कर दिया, ये बाहर से देख रहे हैं, बाहर से रंग दिया, यानी कि सिल्वर का कोटिंग एक पतला सा लेयर इसके ऊपर चढ़ा दिया। यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो इन दोनों में थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो ये जो पहला मैं मान लेता हूं ये ए है, और ये मैं मान लेता हूं कि बी है। दो तरीका से रंगा जा सकता है। अगर गोले के एक भाग को काट कर बाहर कर दिया जाएगा तो उस गोले के भाग को दो प्रकार से रंगा जा सकता है, चाहे तो अंदर से रंगा जा सकता है, चाहे तो बाहर से रंगा जा सकता है। यानी कि मैं बात करूं यदि गोलीय दर्पण के बारे में, तो गोलीय दर्पण सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर होता है, जिसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर होगा। ये देखिए, इस दर्पण का प्रवर्तन सतह जो है अंदर की ओर है। ये देखो, ये इसका प्रवर्तन सतह है, ठीक है ना। जिसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर होता है उससे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये बना हुआ एक अवतल दर्पण हो गया। और ये जो देख रहे हैं इसका प्रवर्तन सतह देखोगे तो बाहर की ओर है, उभरा हुआ है। जिस दर्पण का बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एक हो गया उत्तल दर्पण, और ये देख रहे हैं वो हो गया अवतल दर्पण। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक गोले के भाग को बाहर काट कर निकाल दिया जाएगा, और उसके अगर मान लीजिए कि अंदर से पेंट कर दिया जाएगा, जैसे इस वाला में देखा जा सकता है, अगर अंदर से पेंट कर दोगे तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अगर इसी भाग को अगर बाहर से हम पेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि है ना गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। चलिए, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, तो गोलीय दर्पण जब भी बनता है तो एक खोखले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे देखा जा सकता है वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है। परावर्तक सतह, ये जो सतह आप देख रहे हैं जो बाहर से, ये जो पेंटेड, जो जिसके ऊपर है ना प्रतिबिंब वगैरह बनता है, जिससे प्रकाश जाकर परिवर्तन होने के बाद टकरा के लौट जाएगा, परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खोखले गोले को काट कर बाहर निकाल दीजिए, और उसको सिर्फ रंगने पर डिपेंड करता है कि अंदर से रंगा गया कि बाहर से रंगा गया है। यदि बाहर से रंगा हुआ होगा तो, अगर बाहर से रंगा हो तो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और अगर अंदर से रंगा हुआ होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, अब समझते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपके लिए पॉइंट में लिखा गया है। पॉइंट नंबर 1 अवतल दर्पण, पॉइंट नंबर 2 उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, अगला दर्पण देखिए जाए। गोलीय दर्पण के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा बच्चों, तो कहा जा सकता है कि वैसे गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। जैसे इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि एक ऐसा दर्पण है इसका गोलीय सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। जैसे एंटीना वगैरह देखते होंगे, छत पर जो एंटीना रहता है, डिश टीवी का जो एंटीना होता है, देखिएगा तो उसका अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, प्रवर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हुआ आता है। और उस तरह का जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। चम्मच का एक भाग अगर देखोगे जिसके ऊपर हम लोग पानी वगैरह रखते हैं, वो अगर उसके बारे में बात किया जाएगा तो वो भी होगा एक अवतल दर्पण का एग्जाम्पल है। जैसे देखा जा सकता है कि मैं अगर बात करूं आपसे अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे सर, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, इस तरह एक पहले कांच का भाग ले लेना है। अब कांच के भाग को लेने के बाद आप क्या करिएगा, इसे बाहर से पेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, बाहर से पेंट कर देना है। अब जब इस तरह से बाहर से पेंट कर दोगे तो इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ये जो दर्पण देख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। देखिए, इसका प्रवर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, और इस तरह के दर्पण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है बच्चों, है ना, हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे।
जैसे कि चम्मच के बारे में मैं बोला, जिस साइड पानी वगैरह रखते हैं उस साइड हमेशा गोलीय दर्पण के अवतल भाग को वो दर्शाता है। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। अब देखिए एक कांच का एक भाग मैं ले लेता हूं, फिर से मैं एक कांच का भाग ले लिया। अब अगर मान लिया जाए कि इस कांच के भाग को अगर अंदर से पेंट कर दिया जाता, मैं अगर मान लेता कि इसे मैं अंदर से पेंट कर देता, तब देखिए इस तरह का जो दर्पण होगा इसका प्रवर्तन सतह बाहर की ओर होगा, उभरा हुआ होगा। जब उभरा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि ये दर्पण जो है वो बाहर की ओर फेंका हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, प्रवर्तन सतह इसका बाहर की ओर दिख रहा होगा। तो वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, बाहर की ओर फेंका हुआ रहता है, उस तरह के दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। वैसे गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह उठा हुआ होता है उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। याद करने के लिए देखिए दो तरह का दर्पण होता है, एक अवतल होता है और एक होता है आपका उत्तल। उत्तल को याद कर लेना है आपको, उठा हुआ होता है। तो उठा हुआ होता है, प्रवर्तन भाग अगर उठा हुआ होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल बोलेंगे। नेक्स्ट, अब समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब इसे समझने के लिए मैं अभी आपको बताया था कि गोलीय दर्पण किसी न किसी एक गोले का भाग होता है। मैंने क्या बताया कि गोलीय दर्पण किसी न किसी एक गोले का भाग होता है। तो पहले मैं एक गोलीय दर्पण बनाने के लिए सिखाता हूं फिर से। देखिए जैसे एक गोला ले लिया मैं, एक शीशा का खोखला गोला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसमें से किसी भी एक भाग को काट लिया जाता है। तो मैं अगर मान लेता हूं कि इस भाग को हमने काट कर लिया, अब काट लिया गया बच्चों, तो ये जो भाग जो बाहर आया उस भाग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इस भाग को फिर से दोबारा बनाता हूं इधर, ठीक है। मैं बनाता हूं इसे, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे दो तरीका से पेंट किया जा सकता है। एक बच्चा ने क्या किया कि इसे अंदर से पेंट कर दिया। तो जब ये अंदर से पेंट हो गया तो बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं अब उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण बोला जाता है। उठा, इसका भाग जो देख रहे हैं वो उत्तल उठा हुआ है, इसलिए उत्तर दर्पण ये हो गया, ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए सेम यही चीज रहता, लेकिन इसका पेंटिंग हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से अगर कर देते, तो ये वाला भाग जो देख रहे थे, ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये बन जाता आपका अवतल दर्पण हो जाता, अवतल दर्पण होता। बस इसी से अंतर पड़ता है बच्चों। पेंट करने के ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है कि आपने पेंट अंदर से किया कि बाहर से किया है। यानी कि सेम भाग को सिर्फ पेंट करने पर डिपेंड करता है कि इधर से कर रहे हैं। अब देखिएगा कुछ कुछ विभिन्न पद के बारे में बात किया जाए। जैसे देखिए, अगर ये भाग जो आप देख रहे हैं, दोनों को दोनों भाग जो देख रहे हैं, चाहे तो अवतल दर्पण हो, चाहे तो उत्तल दर्पण हो, चाहे तो ए मैं बोलूं, चाहे तो बी दर्पण के बारे में बात करूं, दोनों को दोनों इसी गोले का एक भाग है। यानी कि अगर बात किया जाए कुछ कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उसका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये गोला जो है इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। मैं मान लेता हूं कि इस गोले का केंद्र यहां था, तो ये जो गोले का केंद्र है जस्ट इसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि गोले का केंद्र मतलब यह हो गया कि अगर इसका इस भाग का, अगर इस पूरे गोले का केंद्र यहां पर था, तो जो छोटा सा जो भाग निकाला हमने बाहर जो किया, इसका भी वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर ही होगा। यानी कि अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो इसका भी केंद्र कहीं ना कहीं इधर ही होने वाला है। यानी कि ये जो बिंदु जो मिल रहा है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र बोला जाता है। सिमिलरली देखिए, इसी भाग को हमने काट के इधर निकाला था, तो देखिए इसका भी कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र इधर ही होने वाला है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ये भी हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया। मतलब यहां से एक बात, और वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लोग? सी से लिखा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, फिर सुनिएगा मेरी बात को, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है वो रंगे हुए भाग की तरफ होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र रंगे हुए भाग की तरफ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो परावर्तन सतह होता है उसी तरफ होता है। बस ये बात दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, है ना, एक ऐसा दर्पण का नाम बताएं जिसका वक्रता केंद्र रंगे हुए भाग की तरफ होता है। तो रंगे हुए भाग की तरफ जब भी बात करेगा तो वो होगा उत्तल दर्पण।
है ना। एक ऐसा दर्पण का नाम बताएं इसका वक्रता केंद्र प्रवर्तन सतह की ओर होता है। तो प्रवर्तन सतह की ओर अगर बात किया जाएगा बच्चों तो वो होगा अवतल दर्पण। तो ये हो गया पहला पद, है ना, कि वक्रता केंद्र। तब आपसे कोई पूछता है कि सर वक्रता केंद्र क्या होता है, तब आप क्या बोलिएगा कि खोखले गोले का केंद्र को हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका वह एक भाग होता है। फिर सुनिएगा, खोखले गोले के केंद्र को ही हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका वह दर्पण एक भाग होता है। यानी कि ये वाला बिंदु जो देख रहे हैं वक्रता केंद्र हो गया, और ये भी वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अब इस तरह से अगर बात किया जाए बच्चों तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद आने वाले हैं। जैसे मैं एक और छोटा सा बात करूं बात के बारे में, इसके बारे में, ये देखिए, ये इस तरह से इतना मैं भाग लिया था, इतने ही तो भाग मैंने लिया था ना, है ना, दर्पण बनाने के सिर्फ और इतना ही भाग लिया था। यानी कि मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहां पर एक कहीं ना कहीं इसका मध्य बिंदु होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहां से यहां तक लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो एक ऐसा भाग होगा जहां से आप काटोगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऊपर 3 सेंटीमीटर और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इस तरह के बिंदु को हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोला जाता है बच्चों? मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? मध्य बिंदु। और इसी मध्य बिंदु को हम लोग बोलेंगे अपने भाषाओं में ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ध्रुव, यानी कि पोल बोलते हैं। ठीक है ना, लिखा जाता है पी से। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका वक्रता को आप देख रहे हैं, वक्रता का कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, और जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। यहां पर भी देखा जा सकता है उत्तल दर्पण का भी कहीं ना कहीं इसका जो वक्रता है कहीं ना कहीं इसका मध्य बिंदु होगा, और इसी मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो इस तरह से कुछ कुछ महत्वपूर्ण पद है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखा जाए ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग बोलेंगे ध्रुव। जैसे अभी मैं बनाया था कि अगर इस तरह से अगर मैं ये बना दूं तो ये जो दर्पण देख रहे हैं ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। तो जो मध्य बिंदु मिला इसी को हम लोग बोलेंगे ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव। और लिखा जाता है पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में बात किया जाए बच्चों, है ना, ये हो गया उत्तल दर्पण के बारे में। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होने वाला है, बाहर से बेंड हो जाएगा, इसका भी कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ध्रुव बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसके सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु को ही देखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। अब हम लोग समझते हैं कि वक्रता केंद्र होता है, जैसा अभी मैं बताया था कि, है ना, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोला का एक भाग होता है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया बच्चों? अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण का, अब ये अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का एक भाग होगा। देखिए ये गोला का भाग है, इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा, यानी कि इसका भी केंद्र सेम और सेम यही होने वाला है। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले को वक्रता केंद्र, है ना, उस गोले को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को ही हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से सूचित किया जाता है इसे बच्चों, सी से सूचित किया जाता है। देखिए वक्रता त्रिज्या, अब जैसे गोला था तो गोला का त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मतलब यही होता है बच्चों कि आप अगर गोल, है ना, ये अगर दर्पण के बारे में बात करूं तो ये भी एक किसी न किसी गोला का भाग है। यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी आप देख रहे हैं ये हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया इसका ध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा जस्ट उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। या तो फिर यह भी बोला जा सकता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब फिर समझते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है बच्चों? तो प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष के बारे में समझने के लिए मैं फिर से बनाता हूं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाता हूं। जैसे
ये देखिए अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये देखो अंदर से पेंट कर दूंगा तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब जैसे देखिए अभी मैं बताया कि ये ध्रुव हो गया, इसका मैं मान लेता हूं कि ध्रुव है, मध्य बिंदु हो गया, वक्रता का मध्य बिंदु, और इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यानी कि केंद्र और इसके ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष बोला जाता है। इस तरह से इसका भी बनाया जा सकता है बच्चों, है ना, इस तरह से बनाया जा सकता है। ये इसका हो गया केंद्र, है ना, और ये उसका हो गया ध्रुव, इसे हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष। यानी कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं बच्चों की गोलीय दर्पण का फोकस या तो फोकस दूरी क्या होता है। अब इसे समझने के लिए हम लोग को दोनों को अलग अलग, अगर दोनों दर्पण के बारे में बात करें तो दोनों दर्पण के बारे में अलग अलग मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं अवतल दर्पण के लिए, मैं बताता हूं आपको अवतल दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस के बारे में पहले बात किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण का फोकस के बारे में, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले बना लेता हूं एक अवतल दर्पण। देखिए ये एक अवतल दर्पण हो गया बच्चों, ठीक है। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, ठीक है। अब फोकस समझने के लिए बच्चों क्या किया जाता है कि मैं कुछ ऐसा प्रकाश की किरणें लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये जो किरण जी देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है। इन द सेम वे मैं इसे भी एक तरह का किरण ले लेता हूं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और भी थोड़ा सा किरण लिया जाए, जैसे ये भी मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले लेता हूं, ये भी हो गया जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब देखिए आई बराबर आर होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, आई इक्वल टू आर, मतलब ये जो है वो किसी तरह से भागेगा, ठीक है ना, ये जो है वो ये भी यहीं से जाएगा, अब देखिए कि ये सब जो देख रहे हैं ये आपतित किरण हो गया। मैं आपको बताया था कि आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप ये हो गया आपका परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ओके। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ कुछ ऐसे किरणें थी जो अवतल दर्पण के समांतर था। अब अवतल दर्पण के समांतर थी किरणें, तो इस अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, सॉरी मैंने क्या बोला, कुछ कुछ ऐसे किरणें ली गई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। ये देख सकते हैं कि किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हुए, मतलब कहने का मतलब यह हो गया बच्चों कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद सभी की सभी किरणें, परावर्तित किरणें एक ही बिंदु से गुजरती है, और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस, यानी कि इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस, और लिखा जाता है एफ से। फिर सुनिएगा मेरी बातों को, मैंने क्या बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद सभी परावर्तित किरणें एक ही निश्चित बिंदु से गुजरती है, और उस निश्चित बिंदु को हम लोग बोला जाता है फोकस बोलते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में बच्चों, ये हो गया आपका अवतल दर्पण के बारे में। अब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण के बारे में। अब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण के बारे में। समझते हैं कि उत्तल दर्पण के साथ क्या होने वाला है। जैसे देखिए सबसे पहले मैं एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं, ये देखिए इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया इसका सी, और ये हो गया इसका पी, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करता हूं, कुछ ऐसी किरणें लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई। इन द सेम वे
यहां भी मैं एक ऐसा किरण लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। चलिए एक और किरण ले लिया जाए। देखिए ये सभी की सभी किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, जब ऐसा हो गया तब क्या होने वाला है कि परावर्तन जब होगा तो I इक्वल टू आर को फॉलो करेगा, तो देखिए इधर की ओर भाग जाएगा, और ये जो देख रहे हैं वो इधर की ओर चला गया मान लेता हूं मैं, और ये इधर की ओर आ गया, और ये देखिए इधर की ओर आ गया। ठीक है ना, ये समांतर नहीं होगी बच्चों, समांतर कोई होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए ये सब के सब ऐसा लगेगा कि परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर आ रहा है, और ये जो बिंदु मिला इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है तो देखिए मैं डिफिनेशन कैसे लिखूंगा। देखिए सबसे पहले बात किया जाए अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है बच्चों, तो उसके लिए जब मुख्य अक्ष से समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक निश्चित बिंदु, यहां मैं लिखना चाहूंगा, निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, और हम उसी निश्चित बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। मतलब जब मुख्य अक्ष से समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद सभी की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु होकर गुजरती है, और उसी निश्चित बिंदु को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अब समझते हैं उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं बच्चों। देखिए देखिए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है बच्चों, देखा जाए जब मुख्य अक्ष से समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, सेम है जो पहले हमने बताया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक निश्चित बिंदु से परावर्तित होती है, हम उसी निश्चित बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोकस दूरी समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है सर। तो फोकस दूरी समझने के लिए बच्चों मैं अभी बताया कि इस तरह से बताया कि ये अवतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये P हो गया, ये C हो गया। अब देखिए मैं अभी बताया कि यहां पे बीच में एक फोकस होगा, ये फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस यानी कि ये दूरी जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी बोला जाता है, और इसे हम लोग लिखते हैं ना स्मॉल f से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो क्या होता है बच्चों कि ये याद रखने वाली बात है कि f का मान जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। f मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा f होता, f जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, r जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, और ये फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। मतलब फोकस जो होगा वो केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच में होता है, इसलिए फिजिकल टू r/2 होता है। सर ये कहां से आया, कैसे आया, तो मैं इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में करूंगा। तो आज के लिए बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये फिजिकल टू r/2 कैसे लिखा जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे सारे वीडियोज देखते होंगे और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।